तो आर्टिकल 52 से लेकर 61 10 आर्टिकल मैं आपको 10 सेकंड में सिखा दूंगा। जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लासों में हम अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 51 तक कवर कर चुके हैं, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र से लेके मौलिक कर्तव्यों तक पढ़ चुके हैं। आज की क्लास जो है वो है भाग 5 और आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। इसके पहले मैं बता दूं, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतने सरल और आसान भाषा में पॉलिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो आइए देखते हैं पार्ट 5 आर्टिकल 52 to 151। इस भाग 5 में संघ यानी द यूनियन की चर्चा की गई है। द यूनियन की चर्चा की गई है। अब संघ यानी द यूनियन की चर्चा जो की गई है उसको भी पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जो है वो है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका आर्टिकल 52 से लेके 78 तक है। उसके बाद फिर चर्चा है संसद की। तो संसद 79 से लेके 120 to 122 तक है। उसके बाद अब है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी जो शक्ति हैं वो 123 में है। उसके बाद अब है संघ का न्यायालय। संघ का न्यायालय, जो संघ का न्यायालय है वो 124 से लेके 147 तक है। उसके बाद एट लास्ट इधर भारत का महालेखक एवं नियंत्रक परीक्षक, भारत का महालेखक एवं नियंत्रक परीक्षक, ये सब हम संघ में यानी भाग 5 में पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो है उसको देखें। जो पहला पार्ट संघ की कार्यपालिका, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 52 से 61 आज की क्लास में हम कवर करेंगे और एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊंगा, एक एक आर्टिकल ट्रिक के माध्यम से सिखा दूंगा। आप पूरी वीडियो देखते हैं तो एक एक आर्टिकल आपको आज याद हो जाएगा। राष्ट्रपति 52 से लेकर 61, ये 10 आर्टिकल आप 10 सेकंड में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ बस वो आपको बोलना है। पकानी, रीतिका, पकानी, रीतिका, दुओ, दुओ, दशम। पकानी, रीतिका, दुओ, दशम। ये जो है एक दोहा मान लीजिए और इसको याद कर लीजिए पहले। तो पकानी, रीतिका, दुओ, दशम। पकानी, रीतिका, दुओ, दशम। 4-5 बार आंखें बंद करके बोल लीजिए, पकानी, रीतिका, दुओ, दशम। अब ये जो है आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 यानी 52 से लेके 61 तक यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं आर्टिकल। एक बार आपने बोल लिया होगा, पकानी, रीतिका, द्यो, दशम। पकानी, रीतिका, द्यो, दशम। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। तो देखो आर्टिकल, पहले एक बार
शॉर्ट में सबका मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में आते हैं। एक एक आर्टिकल बिल्कुल डिटेल में, आप बिल्कुल कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सब आपको आ जाएगा। तो पकानी, अब पा से इधर क्या है, राष्ट्रपति का पद। पा का मतलब क्या है, राष्ट्रपति का पद। का मतलब है कार्यपालिका की शक्ति। नी का मतलब है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो पकानी का मतलब क्या है, मेरे साथ बोलिए, पद, कार्यपालिका की शक्ति और निर्वाचन। पद, कार्यपालिका की शक्ति, निर्वाचन। 52, 53, 54 हो गए। अब रीति, इधर क्या है, निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति। तो रीति का मतलब क्या है, कार्यकाल। का मतलब क्या है, कार्यकाल, जिसको पदावधि भी कह सकते हैं। अब जो 57 में क्या आता है, दू का मतलब क्या है, दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन। यो का मतलब है योग्यता या अर्हताएं। तो 58 में क्या है, योग्यता। इस 59 में दा या 10 उस पूरे को ले लीजिए, उधर क्या है, दा का मतलब है दशा। दा का मतलब क्या है, दशा। और सा का मतलब है शपथ। शा का मतलब इधर क्या है, शपथ। और माँ का मतलब क्या है, महाभियोग। माँ का मतलब है महाभियोग। तो एक बार मैं रिपीट करवाए दे रहा हूँ, पकानी रीतिका दुओ दशम। पा मतलब राष्ट्रपति का पद। का मतलब कार्यपालिका की शक्ति। नी मतलब निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। रीति मतलब निर्वाचन की रीति। का मतलब कार्यकाल। तो पकानी रीतिका दुओ, दोबारा निर्वाचन। दुओ या मतलब योग्यता। दुओ फिर क्या है, दशम। तो दशा, शपथ और महाभियोग। क्लियर है। अब इनका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 52 को। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद। तो जो राष्ट्रपति का पद है वो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, वो कहाँ से लिया गया है। तो जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन में जो राजा होता है या जो महारानी होती हैं उनके जैसा पद है। लेकिन ब्रिटेन के जो राजा होते हैं वो वंशानुगत हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, उसके लिए मत देना पड़ता है। तो जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन के राजा के समान है, लेकिन वो वंशानुगत है, ये वंशानुगत नहीं। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 क्या कहता है, कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति। अब कार्यपालिका की जो शक्ति है उसको देख लीजिए। तो जो शक्तियां हैं, अब इनमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब एक तो शक्ति के औपचारिक प्रधान रहेंगे और एक वास्तविक रहेंगे। तो जो वास्तविक शक्ति का प्रधान होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, और जो औपचारिक शक्ति का प्रधान होता है वो क्या होता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। कोई भी बिल कानून तभी बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के अधीन ही होता है, इस वजह से उसको करना ही पड़ेगा। तो औपचारिक शक्ति, औपचारिक कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, और वास्तविक में पीएम होता है। क्लियर। आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो सबसे पहले तो कौन करवाता है, तो निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है। दूसरी चीज, इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, क्या आप जाके, मैं जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेट कौन करता है, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल। अभी निर्वाचक मंडल क्या होता है, आइए उसको जानें। तो निर्वाचक मंडल, अब देखिए जो संघ है उसमें राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा जो लोअर हाउस है, और जो राज्य है ऐसे इधर
विधान परिषद और विधान सभा होती है। तो निर्वाचक मंडल में सबसे पहले तो क्या है, ये जो संघ और या कह सकते हैं संघ की शक्ति यानी संसद है, जो संसद है वो राज्यसभा और लोकसभा। तो सबसे पहली चीज निर्वाचक मंडल में क्या है, संसद के दोनों सदनों के, राज्यसभा से भी लोकसभा से भी, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब इधर निर्वाचित क्यों बोला गया है, तो जैसे वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, 543। हाँ, प्लस जो 2 होते थे, ये 2 कौन होते थे, आंग्ल भारतीय। तो ये आंग्ल भारतीय जो हैं इनको अब हटा दिया गया है। तो पहले तो ये जान लेते हैं आंग्ल भारतीय थे क्या। तो देखिए, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था तो सबसे पहले आना स्टार्ट किसने किया, पुर्तगालियों ने, डचों ने, अंग्रेजों ने, डैनिश ने, फ्रांसीसी ने, यानी किनने किया, यूरोपियों ने। तो जो यूरोपवासी भारत में आए, अब जब भारत में आए और एक पद पर आसीन भी हुए अधिकारी वर्ग पर, तो जो उन्होंने क्या किया, भारतीय महिलाओं से विवाह करना शुरू किया। अब भारतीय महिलाओं से वो लोग विवाह करते रहे। अब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत से यूरोपवासी क्या हुए, वो अपनी बीबी और बच्चों को यहीं छोड़कर अपने देश वापस लौट गए। अब जो उनके बच्चे हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं के बच्चों को आंग्ल भारतीय। तो आंग्ल भारतीय क्या होता है समझ चुके होंगे। क्या अमेरिका वाला कोई आंग्ल भारतीय होगा, नहीं होगा। आंग्ल भारतीय कौन से लोग हैं, यूरोपवासी हैं जो भारत पर आए, भारतीय महिलाओं से विवाह किया, उनसे जो संतान हुई वो क्या कहलाते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय। तो उस समय संख्या ज़्यादा थी, अब संख्या कम हो गई है। इस वजह से आंग्ल भारतीय, ये 2 लोगों को, इनको जो मनोनीत किया जाता था, ये 543 तो निर्वाचित होते थे, इन 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था। तो इन्हें अब मनोनीत नहीं किया जाएगा, ये संविधान में संशोधन हो चुका है। तो अब आगे देखते हैं। तो लोकसभा में जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 543 सदस्य हैं। ये कौन से सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य। और राज्यसभा में टोटल 245 हैं, लेकिन ये 245 लोग इधर राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इनमें से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। अब मनोनीत लोग जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मनोनयन किया किसने है, प्रेसिडेंट ने। अब प्रेसिडेंट जैसे फिर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो अब ये लोग फिर से उसको वोट डाल देंगे, मतलब जिसने मनोनीत किया था उसको तो 100% वोट डालेंगे, तो उधर पक्षपात हो जाएगा। इस वजह से संविधान के लोगों ने इन 12 लोगों को इधर से बाहर रखा है। क्लियर है। तो पहला पार्ट क्या हुआ, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे कैसे, निर्वाचित सदस्य होंगे। तो निर्वाचक मंडल में पहला पार्ट क्या है कि संसद के दोनों सदनों के कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। लोकसभा से, राज्यसभा से, दोनों से हैं लेकिन निर्वाचित होंगे। अब जैसे संसद है उसमें राज्यसभा और लोकसभा है, केंद्र है। तो अब राज्य में ऐसे क्या होता है, एक तो होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। तो विधान परिषद जो है वो सब जगह तो है नहीं, वो तो 6 राज्यों में है। अब लेकिन जो विधानसभा है वो सब राज्यों में है। तो इसी वजह से विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता है, क्योंकि ये तो केवल 6 राज्यों में है, लेकिन विधानसभा सभी स्टेट में है। अब केवल जैसे पार्टिसिपेट करवा दिया जाता तो केवल 6 राज्यों में प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता। कहा गया है कि हाँ, विधान परिषद के सदस्य तब पार्टिसिपेट कर सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में जब प्रत्येक राज्य के पास विधान
परिषद होगी। जैसे इधर 2 सदन होते हैं, ऐसे राज्य में भी 2 सदन है, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। अब ये जो हैं इनमें से भी कौन से निर्वाचित, तो इधर क्या है दूसरा पार्ट, राज्यों के निर्वाचित, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इधर भी क्या होगा निर्वाचित होगा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है? बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन में विधान परिषद भी मिलेगा, लेकिन विधान परिषद सभी स्टेट में नहीं है, इस वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अब आगे देखते हैं। देखो, संसद भी हो गया, राज्य विधानसभा भी हो गया, तो क्या बचा यूनियन टेरिटरी। अब केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, तो 3 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, दिल्ली और पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन तीनों राज्यों में विधानसभा है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्लियर है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है यहाँ तक? 55 आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 कहता है निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति। तो आइए इसको जाने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। निर्वाचन की जो रीति है, तो सबसे पहले तो जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है प्रेसिडेंट का। अब वो अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ? जैसे क्या आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं? क्या मैं जाता हूँ? नहीं। हमने जिसको विधायक बनाया है, जिसको सांसद बनाया है, वो लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में, जो अब पिछले आर्टिकल में पढ़ा है, तो वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये डायरेक्ट नहीं है, आपने किसी को पहुँचाया, वो जाके वोट दे रहा है, तो इनडायरेक्ट रूप से। तो सबसे पहला है अप्रत्यक्ष रूप से। और दूसरी चीज एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा ये चुने जाते हैं। अब ये क्या होती है, इसको 1 मिनट बाद देखते हैं। पहले कुछ और बता दूं, उसके बाद फिर इसको बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज समझ आ जाएगी आपको। अभी देख लेते हैं मत मूल्य का निर्धारण। मत मूल्य का निर्धारण, किसके मत का मूल्य कितना होता है? तो जो विधायक है, यानी कोई MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके मूल्य का एक विधायक के मत का मूल्य कितना होगा? तो राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या अपॉन विधायकों की संख्या, यानी जो विधायक निर्वाचित हैं उनकी संख्या, इंटू 1000। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूं, जैसे किसी राज्य में 1 करोड़, किसी राज्य में 1 करोड़ जनसंख्या है। अब मान लो उधर विधायकों की संख्या 100 है, विधायकों की संख्या 100 है, तो 1 करोड़ अपॉन विधायकों की संख्या 100 है, इंटू कितने का करना है? 1000 का करना है। तो हमें कितना मिल जाएगा? इसको सॉल्व करने पे मिल जाएगा केवल 100, इसको सॉल्व करने पे 100 मिल जाएगा। तो एक विधायक के मत का मूल्य उधर कितना होगा? 100 होगा। तो विधायक के मत के मूल्य का फॉर्मूला क्या है? राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य में विधायकों की निर्वाचित संख्या गुणे 1000। अब देखते हैं कि एक सांसद के मत का मूल्य क्या होता है। एक सांसद के मत का मूल्य होता है कुल विधायक, कुल MLA अपॉन जो टोटल MPs, कुल विधायकों की संख्या बटे कुल सांसदों की संख्या। ये क्या होती है? ये होती है एक सांसद के मत का मूल्य। अब उसके बाद एक और चीज, न्यूनतम कोटा,
न्यूनतम कोटा क्या होता है? न्यूनतम कोटा कुल वैध मत बटे कुल वैध मत का आधा प्लस का 1। न्यूनतम कोटा क्या होता है? कुल वैध मत का आधा प्लस 1। अब इस सब चीज को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कभी लोकसभा या विधानसभा के लिए वोटिंग किए हों तो आपने देखा हो कि जो ईवीएम है, इधर ऐसे साइन बने होंगे, कहीं कमल का फूल बना है और पंजा बना है, साइकिल बनी है, तो आप किसी एक को ही वोट दे सकते हैं। तो किसी एक को जैसे वोट दे दिया, किसी एक को वोट दे दिया। ऐसा तो इधर होता नहीं कि आपको इनको भी वोट देना है, इनको भी वोट देना है, इनको भी, किसी एक को ही वोट देंगे। अगर इधर डबल आप वोट दे देंगे बैलेट पेपर पर तो फिर क्या होगा? वो तो आपका वोट ही बेकार चला जाएगा। अब लेकिन राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, उधर जितने उम्मीदवार हैं उन सभी को वोट देना पड़ता है, उन सभी को अब वोट देना पड़ता है। जैसे ये 4 उम्मीदवार हैं, A, B, C और D। तो अब इधर वोटिंग कैसे होगी? जो भी निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं जिन्हें वोट देना है वो क्या करेंगे? अब कोई लग रहा है A वाले को उसने प्रेफरेंस देना पड़ता है, इधर A वाले को 1 नंबर दिया, B वाला इससे व्यवहार नहीं है, इसको 3 नंबर की प्रेफरेंस दी, इसको 2 नंबर की प्रेफरेंस दी, इसको 4 नंबर की प्रेफरेंस दी। ये एक व्यक्ति ने वोट दिया है, एक व्यक्ति ने, उसको A को भी वोट देना पड़ेगा, उसको B को भी वोट देना पड़ेगा, उसको C को भी और D, यानी चारों लोग अगर चुनाव में खड़े हैं तो उन चारों लोगों को, उस व्यक्ति को वोट देना पड़ेगा। अब दूसरा सांसद आता है, वो इसको 2 नंबर का वोट दिया, इसको 1 नंबर का, मतलब इसको 2 नंबर पे रखा, इसको 1 नंबर पे रखा, इसको 4 नंबर पे रखा, इसको 3 नंबर पे रखा। तो जैसे जितने व्यक्ति खड़े हैं उन सभी को वोट देना पड़ेगा, बस प्रेफरेंस होगी। आप इसको पहले नंबर पे, इसको चौथे नंबर पे, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो रख सकता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि टोटल 2500 वोट हैं। अब टोटल 2500 वोट हैं, अगर ये टोटल 2500 वोट हैं तो किसी को जीतने के लिए, अभी मैंने न्यूनतम कोटा बताया था, क्या बताया था? हाफ प्लस 1, कुल वोटों का हाफ प्लस 1, यानी 1251 वोट जिसके आ जाएंगे वो जीत जाएगा। अब देखिए, जो A नाम का व्यक्ति था, इसको 950 लोगों ने मान लिया कि प्रेफरेंस A दी थी। जो B नाम का व्यक्ति था उसको 700 लोगों ने A प्रेफरेंस दी थी, मतलब पहली प्रेफरेंस दी थी। और जो तीसरा व्यक्ति है उसको 500 लोगों ने पहली प्रेफरेंस दी थी, और बाकी बचा 350 व्यक्ति, तो उनको प्रेफरेंस दी थी कौन सी? जो D है उसको A प्रेफरेंस दी थी। कितने लोगों ने? 350 लोगों ने। अब देखो क्या होता है, जीतेगा कब? जीतेगा तब जब 1251 वोट आएंगे। क्या किसी के 1251 वोट आए? नहीं आए, तो अभी कोई नहीं जीता। अब कोई नहीं जीता तो आगे क्या होता है बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, वैसे मैं समझा रहा हूं तो समझ तो आएगा ही आएगा। अब देखो इधर क्या है, जो सबसे कम मत लेकर आया, जो सबसे कम मत लेकर आया क्या होगा? अब उसको कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा, डी को कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। अब चेक किया जाएगा इसके जो 350 वोट है ना, उन वोटों को किसको दिया जाएगा? ए को, बी को और सी को। अब 350 वोटों में 350 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी पहली प्रेफरेंस में डी को चुना था। अब उन्होंने अपनी दूसरी प्रेफरेंस भी दी होगी, उन्होंने अपनी तीसरी प्रेफरेंस भी दी होगी और चौथी। तो मान लीजिए कि इन 350 लोगों में से 50 लोग ऐसे थे जिन्होंने ए को नंबर सेकंड पे रखा था, नंबर इसके आगे रखा था। और उसके बाद 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने बी को रखा था, और उसके बाद 500 वो 50 मान लिया, चलो 200 और हो गए। और 200 लोगों ने अपनी सेकंड प्रेफरेंस किसको दी थी? अपनी सेकंड प्रेफरेंस सी को दी थी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्वितीय वरीयता।
इसको बोलते हैं द्वितीय वरीयता, क्योंकि पहली वरीयता के क्रम में तो कोई जीत ही नहीं पाया, तो इन 350 वोटों को बाकी 3 लोगों में बांट दिया गया। सेकंड वरीयता चेक की गई तो उसमें 50 लोगों ने ए को दिया था, 100 लोगों ने बी को दिया था और 200 लोगों ने सी को। तो अब क्या होता है, जो ए के वोटों की संख्या है वो कितनी हो गई है 1000, बी के वोटों की संख्या है वो कितनी हो गई है 800 और सी के वोटों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है 700। क्या अभी कोई जीता? अभी भी कोई नहीं जीता। जब अभी भी कोई नहीं जीता तो फिर जो तीसरे नंबर का है, जो लास्ट नंबर का है, उसको कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। अब वो कंपटीशन से बाहर हो गया तो अब इन 700 वोटों को किन के बीच बांटा जाएगा? ए और बी के बीच बांटा जाएगा। अब इसकी तृतीय वरीयता को देखा जाएगा कि इसमें तृतीय वरीयता में किसको कहाँ पे रखा गया। तो अब देखो, अब क्या देखा जाएगा, अब जैसे मान लो कि 200 लोगों ने अब इसको वोट दिया था और 500 लोगों ने इसको वोट दिया था, तो ए के वोटों की संख्या कितनी हो गई है 1200 और बी के वोटों की संख्या कितनी हो गई है 1300। तो जीता कौन माना जाएगा? 1300 विक्ट्री प्राप्त करेगा, विजय हो जाएगा, क्योंकि उसके वोटों की संख्या कितनी हो गई है 1300। तो अब जो इधर था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि हम पहले वाले को भी वोट दे रहे हैं, दूसरे वाले को भी वोट दे रहे हैं, तीसरे जितने चुनाव के मैदान में खड़े हैं उन सबको वोट दे रहे हैं, तो वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। और एकल संक्रमणीय क्या है? जब एक कोई भी विजय घोषित नहीं होता है तो उसके वोटों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये था एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आपको समझ आ गई होगी। 56 अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि तो कितनी होती है? आप सब जानते हैं 5 साल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। आर्टिकल 57, तो आर्टिकल 57 कहता है कि दोबारा निर्वाचन, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का जो दोबारा निर्वाचन है वो केवल भारत में अभी तक एक ही राष्ट्रपति हुआ है जिसका दोबारा निर्वाचन हुआ है, तो वो थे। आप अच्छा कमेंट करके बताइए ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका दोबारा निर्वाचन हुआ था। और दोबारा निर्वाचन का मतलब है एक पीरियड रह लिए, अब फिर से अगर राष्ट्रपति बनना है तो बस उन्हें जो जो तब चाहिए था वो अब चाहिए है, लेकिन दोबारा निर्वाचन आर्टिकल 57 के अंतर्गत आएगा। तो दोबारा निर्वाचन आर्टिकल 57 में है। आर्टिकल अब देखते हैं 58, तो आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं या अर्हताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं या अर्हताएं, तो राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज क्या है कि वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो। अब ये दोनों चीज़ें हैं, तो अब ये दोनों चीज़ें सोच के आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ऐसे तो भारत में अनेकों लोग पड़े हैं, 130 करोड़ से ऊपर जनसंख्या हो गई है, तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं, वो 35 साल की आयु से ऊपर के हैं, तो क्या वो सभी राष्ट्रपति पद के लिए, अगर वो सभी राष्ट्रपति पद के लिए पहुंच जाएं तो फिर क्या होगा? वो तो भीड़ हो जाएगी। तो अब देखो आगे क्या है, आगे क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या होने चाहिए? 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब ये जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हैं ये कहाँ से होंगे? संसद से होंगे, संसद से होंगे, यानी चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से होंगे कहाँ से? संसद से होंगे। अब प्रस्तावक का मतलब क्या है? प्रस्तावक का मतलब है प्रपोजल देने वाले। अब क्या होगा इसमें, जैसे किसी को राष्ट्रपति, ए नाम का व्यक्ति है, वो राष्ट्रपति के पद पर खड़ा होना चाह रहा है, तो फिर वो क्या होगा, उसके पास 50 सांसद होने चाहिए, 50 ऐसे सांसद होने चाहिए जो 50 सांसद वो क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति, उस व्यक्ति के राष्ट्रपति पद के लिए वो इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग जाएंगे प्रस्ताव लेकर
और प्रस्ताव देंगे इलेक्शन कमिश्नर को कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो रहे हैं। तो उन लोगों को क्या बोला जाएगा, 50 प्रस्तावक जो प्रपोजल ले के गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, वो 50 प्रस्तावक, और वो होने कौन चाहिए, संसद के सदस्य होने चाहिए। कितने इधर से उधर से उससे कोई मतलब नहीं है, 50 0 हो सकता है, 10 30 हो सकता है, कोई भी रेशियो हो सकता है। अब आगे देखें, 50 अनुमोदक का मतलब क्या होता है। अनुमोदक का मतलब होता है कि अनुमति देने वाले 50 लोग ये भी होने चाहिए कि उस जो पत्र है उस पर सिग्नेचर होने चाहिए 50 लोगों को कि वो अनुमति दे रहे हैं कि ये राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये प्रपोजल वाले, वो अनुमति वाले। हाँ, जो 50 प्रस्तावक में हैं उनके अलावा होने चाहिए, एक भी व्यक्ति इधर कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी टोटल कितने सांसद होने चाहिए, 100 सांसद होने चाहिए, तब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अब उसके आगे देखते हैं जमानत राशि। तो जो जमानत राशि है वो कितनी है, वो 15,000 है। जमानत राशि 15,000 राशि जमानत के रूप में जब ये प्रस्तावक जाएंगे, तो जब चुनाव लड़ना है तो ये 15,000 इलेक्शन कमीशन को जो आरबीआई के माध्यम से वो जमा करने पड़ेंगे। 15,000 जमा कर दिए। यदि 1/6 यानी 60 वोट थे, तो अगर 1/6 यानी 10 वोट प्राप्त नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये जो जमानत है वो जब्त हो जाएगी। आपने सुना है जमानत जब्त हो जाती है, सब में अलग अलग होता है, इसमें 15,000 होता है, 1/6 होता है। यदि 1/6 मत प्राप्त नहीं किया है तो क्या होगा, वो जमानत जब्त कर ली जाएगी, 15,000 वापस नहीं मिलेंगे, और जमानत जब्त नहीं हुई है तो मिल जाएंगे। तो यहाँ तक समझ चुके हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 59। तो आर्टिकल 59 में किसकी चर्चा है, दशाओं की चर्चा है। अब जो दशाएं हैं वो क्या क्या हैं, तो देखें, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर खड़ा हो रहा है वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब है कि जो अपनी क्षमता से ज़्यादा कर्ज ले चुका है और उस कर्ज को चुकाने में असमर्थ है, तो उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, यानी सरकारी नौकरी में ना हो। तो और इसके बाद है कि वह सांसद या विधायक ना हो। यदि वह सांसद या विधायक है तो जब वो राष्ट्रपति बनेगा तो उसको इधर से त्याग पत्र देना पड़ेगा। और लाभ के पद पर तो जब उसको फॉर्म ही बनना है उस टाइम पे रिजाइन करना पड़ेगा, और सांसद विधायक की कंडीशन में जब वो राष्ट्रपति बनने लगा है तो तब सांसद और विधायक से इस्तीफा दे सकता है। ये था आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 के बाद अब देखते हैं आर्टिकल 60 को। तो अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति पद की शपथ। तो जो राष्ट्रपति पद की शपथ है वो आर्टिकल 60 में है। और शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, तो सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है किसको, राष्ट्रपति को। ये हो गया आर्टिकल 60। अब आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, इम्पीचमेंट यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग है। तो महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जाता है उस प्रक्रिया को समझते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लाया जाता है। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है, ये आर्टिकल 61 कहता है। अब महाभियोग जो है वो संसद के 2 सदनों में से किसी भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है। महाभियोग लोकसभा से भी स्टार्ट किया जा सकता है, महाभियोग राज्यसभा से भी स्टार्ट किया जा सकता है। मान लीजिए महाभियोग जैसे राज्यसभा ने स्टार्ट कर दिया या लोकसभा ने, चलो मान लिया महाभियोग किसने स्टार्ट किया, लोकसभा से स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट होने के लिए, महाभियोग को स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले तो क्या होगा कि 1/4 सदस्य जो है वो उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे, महाभियोग के प्रस्ताव पर। अगर 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया उसके बाद क्या होगा कि जो 2/3
2/3 बहुमत से, अगर उस सदन से 2/3 बहुमत से उस सदन से वो महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया गया, अब यहाँ से पारित कर दिया गया तो कहाँ जाएगा, अब जाएगा दूसरे सदन में, अब जाएगा किसी दूसरे सदन में। तो लोकसभा से निकला है तो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में गया है तो दूसरे सदन में जाने के कितने 14 दिन पहले, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दी जाएगी, और राष्ट्रपति को पूर्व सूचना के उपरांत राष्ट्रपति अपनी दलील रखने के लिए दूसरे सदन में खुद या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है और अपनी दलील वह उधर प्रस्तुत करेगा। और राष्ट्रपति यदि अपनी दलीलों में असफल रहता है, यदि राष्ट्रपति असफल रहता है और दूसरे सदन से भी कितना बहुमत, 2/3 बहुमत से यहाँ से भी जो महाभियोग प्रस्ताव है वो पारित कर दिया जाता है, तो यहाँ से तो वो पहले ही से निकल गया था, अब यहाँ से भी निकल गया, तो यहाँ से भी निकल गया तो अब राष्ट्रपति अपने पद पर रहने के योग्य नहीं रहा और राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। तो प्रस्ताव के लिए स्टार्ट करने के लिए 1/4 सदस्य होने चाहिए, बिल्कुल एक एक वर्ड याद रखना, और बहुमत 2/3 बहुमत से। कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, लोकसभा से भी या राज्यसभा, कहीं से भी स्टार्ट। अब दूसरे सदन में जाएगा तो राष्ट्रपति को सूचना कितने दिन पहले देनी है, 14 दिन पहले देनी है। उधर से भी कितने बहुमत से पास होगा, 2/3 बहुमत से पास हुआ है, तो फिर राष्ट्रपति अपने पद से निकल जाएगा। अब इसमें क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सुनिए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के इलेक्शन के टाइम भाग नहीं लिए थे, वो सांसद जो राष्ट्रपति के इलेक्शन के समय भाग नहीं लिए थे, क्या वो महाभियोग में भाग ले सकते हैं? तो आंसर होगा हाँ, वो भाग ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हैं, जो यूनियन टेरिटरी की विधानसभाओं के सदस्य हैं, क्या वो महाभियोग में भाग लेंगे? तो आंसर होगा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तो लोकसभा और राज्यसभा के लोग जो सांसद हैं वही भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभा या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आप आर्टिकल 52 से लेके 61 तक एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझ चुके हैं, इनको लिख लीजिए। एक बार फिर से वीडियो को देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।